हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन जीएनजी 2.0 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। डे 6 में मैं हूं सीएस अनिल और बेटा जानदार शानदार तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3। डे 6 है बेटा आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा जिन बच्चों ने मेरे साथ डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, उनके लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल ही लुल्लू सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल पुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है ना। जिन्होंने डिमांड अच्छे से पढ़ा है उनको सप्लाई साइड बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। डिमांड साइड में बात करते हैं कंज्यूमर की साइड से, सप्लाई में हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की साइड से। यही सिंपल सी बात अगर आप समझ जाओगे तो चैप्टर वैसे ही बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी चैप्टर है बेटा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्लाई है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। जैसे कि हमने बात करी, अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सप्लाई, तो हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात समझ आई बेटा। क्वांटिटी जितनी भी होती है, देखो देखिए क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। उसमें क्या था, द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, है ना। इसमें क्या है, द क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, है ना, एट वेरियस प्राइसेस इन द गिवन पीरियड। तो बात समझ आई। तो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ऑफर फॉर सेल होना चाहिए, नॉट नेसेसरली सोल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि जरूरी नहीं है उसने एक्चुअल में सोल्ड कर दियो, ये जरूरी नहीं है ना। नॉट नेसेसरली सोल्ड, ऑफर फॉर सेल है तो वो भी सप्लाई का पार्ट है। रिक्वायर्स विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर, एबिलिटी बोले तो उसकी कॉस्ट, क्योंकि जब वो सप्लाई करेगा तो उसके लिए उसको बनाना भी तो पड़ेगा। तो एबिलिटी कहां पर चेक होगी, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना खर्चा वो लगा रहा है उसको बनाने के लिए। कॉस्ट का डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, तो कॉस्ट की बात आएगी। फ्लो कंसेप्ट है ये भी है, क्योंकि यहां पर भी जो हम मेजर करते हैं वो पर यूनिट ऑफ टाइम होता है, पर डे, पर वीक या ईयर, मतलब ड्यूरिंग द टाइम मेजर करी जाती है सप्लाई। सो दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नाउ अब चूंकि प्रोड्यूसर की बात हो रही है तो प्रोड्यूसर को सप्लाई करना है। जैसे हमने डिमांड में बात करी थी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर के सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बोले तो ऐसा क्या क्या होगा कि जिससे प्रोड्यूसर, कौन कौन से ऐसे रीजंस होंगे कि जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने सप्लाई को ज्यादा या कम कर पाएगा। कि कब ऐसा होगा वो ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, कब ऐसा होगा वो कम सप्लाई कर पाएगा। सबसे मेजर फैक्टर क्या है बेटा हमारे पास, जैसे कि वहां पर था वैसे यहां पर भी है। सबसे मेन फैक्टर है बेटा प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड। जितना प्राइस ज्यादा होगा हम कह सकते हैं उतना ज्यादा सप्लाई करेगा वो। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। कम, समझते मेरी बात, ज्यादा प्राइस पे वो जितना ज्यादा सप्लाई करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है लेकिन माइंड में, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, एक छोटी सी बात बताऊंगा। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, मैं मानता हूं कि भैया जब प्राइस बढ़ रहा है तो हमने कहा कि हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन सर आपने ही तो कहा था पिछली वीडियो में कि लॉ ऑफ डिमांड भी नाम की भी एक चीज होती है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कम हो जाती है। क्या बोला हमने, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कम हो जाती है, तो सप्लाई बढ़ा के क्या कर लोगे। आपने प्राइस बढ़ाया, डिमांड कम हो गई मार्केट में, और प्रोड्यूसर कह रहा है मैं तो सप्लाई ज्यादा बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट ज्यादा। अरे भाई जब डिमांड ही कम हो गई, लोग ले ही नहीं रहे प्रोडक्ट को, तो सप्लाई बढ़ा के प्रॉफिट कहां से हो जाएगा। तो बेटा रियल पिक्चर ये है कि प्राइस बढ़ा कौन रहा है, प्रोड्यूसर ही तो बढ़ा रहा है खुद ही। तो एक्चुअली में यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है ही नहीं, लगता है ऐसा कि है पर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो वन साइडेड है। बोले तो प्राइस टू डिमांड की स्टडी है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क आता है। लेकिन यहां पर जो प्राइस बढ़ा रहा है प्रोड्यूसर, वो लॉ ऑफ डिमांड के तहत नहीं बढ़ा रहा, उसके ऑपोजिट। बोले तो पहले डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, उसका प्राइस प्रोड्यूसर ने बढ़ाया है, अब वो सप्लाई बढ़ा रहा है। समझ रहे मेरी बात, उसने प्राइस खुद ही तो बढ़ाया है और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए वो सप्लाई बढ़ा रहा है, सिंपल सी बात। और प्राइस क्यों बढ़ाया होगा, क्योंकि उसकी पहले से ही डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में। समझ गए, ये बात आपसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, ना आपकी बुक्स में लिखी है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि सर ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लॉ ऑफ डिमांड से। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। चलो फिर आता है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ध्यान रखो, अब आप प्रोड्यूसर हो, अब आप कंज्यूमर नहीं हो, ध्यान से। अब देखो आप मल्टीपल गुड्स बनाते हो, है ना, और जैसे मान लो आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना रहे हो, दो प्रोडक्ट्स बनाते हो, ध्यान से, ठीक है कि नहीं। अब बी का प्राइस ज्यादा कर दिया आपने, तो आप ऑब्वियसली अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दोगे बी को बनाने में, क्योंकि जिसका प्राइस ज्यादा आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड है कोई दो मान लो, और उसमें दूसरे वाले गुड का प्राइस ज्यादा हो गया, तो आप उसका सप्लाई ज्यादा कर दोगे, इसका सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि इससे आपको फायदा कम हो रहा है, इसके दूसरे प्रोडक्ट से फायदा ज्यादा हो रहा है, राइट।
तो क्या होगा, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ एक्स डिक्रीज, क्योंकि रिसोर्सेज को आप दूसरे पे शिफ्ट कर दोगे। वीट का प्राइस बढ़ा तो फार्मर शिफ्ट फ्रॉम कॉर्न टू वीट एंड वीट का सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, इसका प्राइस ज्यादा होगा, आप अपने रिसोर्सेज को उसको बनाने में शिफ्ट कर देंगे, उसका सप्लाई बढ़ा दोगे। फिर आता है बेटा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट लग रही है, इनपुट की कॉस्ट, अगर वो कम लग रही है तो आप ज्यादा सप्लाई कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन करने की। सिमिलरली अगर किसी को बनाने के लिए इनपुट महंगा लग रहा है, कॉस्टली है, तो आपके लिए उसका सप्लाई बढ़ाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो समझ रहे मेरी बात कि इनपुट से आपका सप्लाई इनवर्सली रिलेटेड होगा। इनपुट की कॉस्ट कम होगी तो आप सप्लाई ज्यादा कर पाओगे, इनपुट आपके लिए महंगा है तो आप सप्लाई कम कर पाओगे, है कि नहीं। तो इनपुट की कॉस्ट बढ़ेगी, वेजेस रॉ मटेरियल, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगा। फिर आता है बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजीज में, उतना ज्यादा आप सप्लाई कर पाओगे, है ना। आपकी टेक्नोलॉजीज में जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा उतना आप ज्यादा सप्लाई कर पाओगे। टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सलीट होगी, आउटडेटेड हो गई है, तो आप सप्लाई कम कर पाओगे, है ना। इंप्रूवमेंट हुआ तो सप्लाई बढ़ेगा। बेटर टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, मान लो सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे आपको कोई रिलैक्सेशन मिल गई है, मान लो टैक्सेस कम कर दिए या सब्सिडीज बढ़ा दिए, या उल्टा हो सकता है कि जिससे आपके ऊपर बर्डन आ जाए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया या बर्डन या फिर सब्सिडीज कम कर दिए, समझ गए मेरी बात। तो टैक्स बढ़ेगा तो बर्डन आ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली सब्सिडीज कम होंगी तो आपका सप्लाई फिर भी कम हो जाएगा, सब्सिडीज कम होंगी तो आपको सप्लाई कम हो जाएगा, बर्डन आ जाएगा ना आपके ऊपर। गेटिंग द पॉइंट। तो दोनों से हो सकता है, तो टैक्सेस इंक्रीज हुए तो सप्लाई कम हो सकता है, या फिर सब्सिडीज अगर और इंक्रीज होंगी तो सप्लाई बढ़ेगा, करेक्ट है ना। एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई मान लो, तो कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई कम हो जाएगा। सब्सिडीज बढ़ा दी सरकार ने तो आपके लिए कॉस्ट बचनी शुरू हो जाएगी, आप सप्लाई ज्यादा कर पाओगे। सिंपल सा कनेक्शन है। एज अ प्रोड्यूसर सोचोगे तो एक ही बार में समझ आएगी बेटा बात, समझ गए। चलो इतना पता लगा। और क्या है, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड इंडस्ट्री साइज। जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो, मतलब जो जिस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो, उसकी मार्केट कैसी है। अगर वहां पर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको जीतना है सबसे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे, है ना। समझ गए कि नहीं। कॉम्पिटिटिव मार्केट है हायर सप्लाई देन दी मोनोपोलीज। इतना समझते हो ना, कोई सिंगल सेलर है, अभी आगे आएगा मार्केट फॉर्म्स भी, कोई सिंगल सेलर है तो वो उतना सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको जिससे कॉम्पीट तो करना नहीं, कुछ क्यों करेगा ज्यादा सप्लाई, वो उतना ही बनाएगा जितना बनाना चाहता है या जितनी उसकी मर्जी है, कोई कंपटीशन तो करना नहीं। लेकिन जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो सप्लाई ज्यादा करता है प्रोड्यूसर, राइट। समझ आ गई बात। अच्छा, अब आप प्रोड्यूसर हो, फ्यूचर में आपको लग रहा है किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस राइज इन द फ्यूचर, सप्लाई आप कम कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो, आपको तो प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो अगर आपको लग रहा है किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो अभी आप उसका सप्लाई कम कर दोगे, क्योंकि आप प्राइस बढ़ने का वेट करोगे, जब बढ़ेगा तब सप्लाई करोगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। सिमिलरली आपको पता लग जाए किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरने वाला है फ्यूचर में, तो आप आज फटाफट सप्लाई बढ़ा दोगे उसका, ताकि जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया जाए, है ना। तो इफ द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेड टू राइज, होल्ड स्टॉक नाउ एंड करंट सप्लाई विल डिक्रीज, ताकि आप प्राइस बढ़ने पर ज्यादा सप्लाई करके ज्यादा प्रॉफिट ले पाओ। नंबर ऑफ सेलर, जितने ज्यादा सेलर होंगे तो पॉपुलेशन का गेम है कि किसी चीज को बेचने वाले जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा सप्लाई, कम लोग हैं बेचने वाले तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम है, पॉपुलेशन गेम है। तो कोई न्यू फर्म वालों एंटर हो गई तो इंडस्ट्री का सप्लाई कर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बोले तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बेटे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अदर फैक्टर्स में नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स, जैसे कि वेदर, वॉर, स्ट्राइक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज होगी, जैसे भी वॉर का टाइम हुआ पीछे, वेदर खराब हो गया अचानक से, पेंडेमिक आ गया था मान लो, तो ऐसी कोई चीजें हो जाए जो मतलब नेचुरल होती है, जो अपने आप हो रही है नेचुरल तरीके से, ठीक है ना, या मैनमेड तरीके से हो रही है, तो अपने आप हो रही है अचानक से, तो उनकी वजह से भी सप्लाई इफेक्ट हो सकता है। वॉर तो नेचुरल नहीं है ना, वॉर तो मैनमेड है। तो ऐसी मतलब कोई अचानक से होने वाली चीजें, अनसर्टेन चीजें, जिनसे आपका सप्लाई इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलो नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत ही सिंपल, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने कहा ना, डिमांड वाले चैप्टर से आप इस पे आओगे तो आपका बस हल्का सा नजरिया चेंज होगा, पर लगभग चीजें वही चलेंगी, और इनडायरेक्ट रिलेशन से डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चलेगी, ठीक है ना। तो भाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सिमिलरली जितने हमने फैक्टर्स पढ़े सप्लाई को अफेक्ट करने वाले, पहली बात तो उन सबको कांस्टेंट मान लो, और सिर्फ प्राइस की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की। यानी हम ये मान रहे हैं कि आपका सप्लाई अगर ओनली प्राइस से अफेक्ट होगा तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, पढ़ लिया था हमने भाई, प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई कम ज्यादा करोगे, प्राइस कम करोगे तो सप्लाई भी कम करोगे। यानी प्राइस से आपके सप्लाई का, वो भी क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज करते हैं, इससे आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो दैट विल बिकम लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल, क्या समझ आया लॉ ऑफ सप्लाई में। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिबस टर्म होती है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी एज द प्राइस इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज द प्राइस फॉल्स, डायरेक्ट रिलेशन, समझ गए ना, ये वाली बात कर रहे हैं बेटा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी
कम होगा। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल, सेट्रिस पेरिबस। डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। रीजन क्या है? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए इंसेंटिव होता है और प्रोड्यूस करने का और सप्लाई करने का। प्रोड्यूसर के पास और इंसेंटिव और अच्छा फील होता है उसको, भाई ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा मैं, राइट। चलो, एक्सेप्शंस क्या? ऐसा होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसी जगह पे अप्लाई ना हो, कोई ऐसी जगह जहां पर हमको ये लगता हो कि ये वाली बात अप्लाई ना होती, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी थी एक्सेप्शंस, राइट। तो एक्सेप्शन में देखो, सप्लाई ऑफ लेबर एट वेरी हाई वेजेस में डिक्रीज इनकम और लेजर ट्रेड ऑफ बोलते हैं बेटा इसको। यहीं पर ही मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो लेबर का सप्लाई कर्व होता है वो होता है बैकवर्ड बेंडिंग। क्या बताया? बैकवर्ड बेंडिंग होता है। लेबर की सप्लाई बोले तो लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर कितना काम दे रहा है अपना, लेबर से जो काम ले रहा है वो लेबर की डिमांड कर रहा है ना। लेबर का सप्लाई कौन कर रहा है? जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं तो मैं अपना लेबर सप्लाई कर रहा हूं, राइट। लेबर की डिमांड कौन कर रहा है? जो उनको रख रहा है अपने पास काम के लिए, वो लेबर की डिमांड। तो समझेंगे बात को क्या बोलते हैं? देखो, पूछ सकते हैं आपसे, यहां पर मैंने लिए वेजेस, ठीक है, यहां मैं ले रहा हूं सप्लाई लेबर का। तो हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली इतना वेजेस और इतना लेबर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा, यही माना जा रहा है। भाई जब आप ज्यादा ज्यादा वेजेस दोगे तो सप्लाई बढ़ेगा लेबर का, लेकिन इवेंचुअली एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, एक उसका नेचर ऐसा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे वेजेस तो बढ़ ही रहे हैं तो फिर मैं क्यों काम करूं ज्यादा। मतलब एक पॉइंट के बाद देखो क्या होगा, उसके वेजेस तो बढ़ेंगे पर सप्लाई उतना ही रहेगा। सप्लाई देखो कम हो गया, फिर एक पॉइंट के बाद उतना ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से फिर बैकवर्ड बैंड होने लग जाएगा। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बेटा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसके वेजेस तो बढ़ेंगे पर सप्लाई कम होगा। देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ? सप्लाई कर पीछे गया ना, देखा बेटा, देखो ये रहा, है ना। यहाँ पे वेजेस बढ़े लेकिन सप्लाई पीछे की तरफ आ गया, पीछे हो गया, कम हो गया। तो ये लेबर सप्लाई कर्व जो होता है मानते हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग होता है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसका लेजर टाइम ज्यादा हो जाता है, काम करने की बजाय आराम करने का समय ज्यादा हो जाता है, काम करने का समय धीरे धीरे कम होता है। समझ गए? सो दैट इज वाई वेजेस के केस में, लेबर और वेजेस की जब बात होती है तो वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वेजेस बढ़ते हैं लेकिन लेबर की सप्लाई कम होती चली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो आराम ज्यादा करता है, काम कम करता है। भाई जब बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो कौन काम करेगा, ये बताओ ना, सही है कि नहीं है? बस टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में सप्लाई लेस रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस, लॉन्ग रन में ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। भाई बात बताओ, कम समय में अभी प्राइस बढ़ गया एकदम से, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, अब प्राइस बढ़ा दिया आपने, प्राइस बढ़ गया, बढ़ा दिया, वॉटेवर, क्या एकदम से सप्लाई बढ़ा दोगे? भैया प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल अरेंज करने पड़ते हैं, सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, टाइमिंग सेट्स करनी पड़ती है, मशीनरीज अवेलेबल करनी पड़ती है ना, मटेरियल लेबर अरेंज करना पड़ता है, टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो शॉर्ट रन में आप लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं कर पाओगे कि प्राइस बढ़ गया एकदम से डिमांड बढ़ा दोगे, नहीं, हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। एज अ प्रोड्यूसर ये मानते हैं कि शॉर्ट रन में प्राइस जो मर्जी हो रहा हो, सप्लाई एकदम से चेंज नहीं हो सकता। तो फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई और फॉर अफेक्टिंग द सप्लाई वी नीड सम टाइम, दैट इज लॉन्ग रन में प्राइस से अफेक्ट होगा सप्लाई, शॉर्ट रन में नहीं होगा, ये बात आगे भी आएगी। तो लॉन्ग रन में सप्लाई एडजस्ट करता है इजीली, लेकिन शॉर्ट रन में सप्लाई कम रिस्पॉन्सिव होता है प्राइस पे, यानी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है ना, शॉर्ट रन में। बात समझ आई? अच्छा देखो भाई, देखो जैसे हमने सप्लाई कर पढ़ा, सॉरी जैसे हमने डिमांड कर पढ़ा था, उसी हिसाब से अगर हम देखें, देखो ना, अभी मैंने आपको लेबर वाला वैसे दिखाई दिया कर्व। मैं ये बोल रहा हूं सिंपल कि आप हो प्रोड्यूसर, ये आपका प्राइस है, दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाई, है ना। मैंने क्या कहा, प्राइस बढ़ेगा आप सप्लाई बढ़ा दोगे, ये लो। और बेटा एक बात याद है मैंने क्या बोला था, कि जब भी कोई भी ग्राफ दुनिया में आप बनाओगे और उसके अंदर यहां वाले कंपोनेंट और यहां वाले कंपोनेंट का इनवर्स रिलेशन होगा, तो आपका कर्व ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। लेकिन उसी की ऑपोजिट बात क्या है कि अगर इन दोनों कंपोनेंट में बेटा पॉजिटिव रिलेशन हुआ तो ये कर्व मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, बोले तो पॉजिटिव रिलेशन है तो हमेशा कर्व ऊपर जाएगा, नेगेटिव रिलेशन है तो नीचे की तरफ आएगा। तो ठीक है ना, प्राइस कम होगा, देखो सप्लाई कम होगा, कैसे समझ आ गई बात? इन सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा, शूट कर जाएगा, ऊपर लॉन्च हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो ये सप्लाई कर्व की शेप होती है। डिमांड कर्व शेप कैसी थी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग। इसमें भी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये इक्वल इक्वल सा लिया है, अभी तो मैंने बेटा ये इक्वल इक्वल सा लिया है, ये जो गैप है ना, अगर इन गैप्स में मैं चेंजेस कर दूं तो इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि भाई प्राइस ज्यादा चेंज होगा, सप्लाई कम चेंज हो रहा है, तो वहां पर इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे होने लग जाएगी, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, या पूरा लेट जाएगा। तो जहां इसकी स्लोप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे वहां पर इलास्टिसिटी वाली बात आ जाएगी। मैं आपको डिमांड से रिलेट कर रहा हूं ताकि आप इसको इजिली कैप्चर कर पाओ, ग्रैस कर पाओ कैसे डिमांड से रिलेटेड है। कंसेप्ट वही है, बस नजरिया प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ठीक है ना, नजरिया जो है वो चेंज हो गया प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं आगे। सप्लाई स्केड्यूल जो हमने बात पढ़ी उसी को टेबुलेट और ग्राफिकल फॉर्म में लेके आ गए।
भाई देखो प्राइस 1 2 3 4 प्राइस बढ़ रहा है, अब क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। ये कर्व मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, अपवर्ड स्लोपिंग का। सिंपल, shows positive relationship between price and quantity supply, individual supply schedule for one producer। और मार्केट सप्लाई कर्व होगा तो जैसे मार्केट डिमांड था कि एक से ज्यादा प्रोड्यूसर है, सबके सप्लाई कर्व को सम कर दो तो आपके पास आ जाएगा बेटा मार्केट सप्लाई। सिंपल है। चलो नाउ सप्लाई कर्व ग्राफिकल। सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोप। बता तो दिया, कितनी बार बताएं भाई, ये लो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, ये तो बताया। क्या दिखाता है? मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाइड एट ईच प्राइस। इस सप्लाई कर्व के ऊपर क्या दिखाई जाती है कि मैक्सिमम क्वांटिटी हर एक प्राइस पे जो आप सोल्ड करते हो। इसके ऊपर आप रैंडमली कोई भी पॉइंट उठाओ तो क्या पता लगेगा? मैं ये वाला पॉइंट ले लूं तो क्या दिखेगा कि भाई कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। तो सप्लाई कर्व क्या दिखाता है कि किसी भी प्राइस पर मैक्सिमम आप कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर सकते हो या कर रहे हो। ठीक है। और मिनिमम प्राइस भी दिखाता है, नीडेड टू सप्लाई अ गिवन क्वांटिटी। ये भी कह सकते हैं दूसरे नजरिए से कि ये मिनिमम प्राइस कितना चाहिए। मान लो मेरे को इतनी क्वांटिटी सोल्ड करनी है तो कितना प्राइस चाहिए, तो यहां लेके जाओ, यहां डिजाइन कर दो, ये लो इतना प्राइस चाहिए मेरे को। तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं। मार्केट सप्लाई क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था बेटा डिमांड में, वैसे अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समेशन कर दे बोले तो इसकी तरह देखो, ये लो, ये हमने मान लिया प्रोड्यूसर ए है, ये हमने मान लिया प्रोड्यूसर बी का सप्लाई कर्व है। तो ही प्रोड्यूसर मान लेते, तीन का केस लेते, प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी, S2 ये S1 S1। तो मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होगा? एक बात डिमांड कर्व में याद है कि मैंने कहा था कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होते हैं उससे तो ज्यादा ही स्लोप होता है मार्केट डिमांड का। सिमिलरली यहां पर भी है, इन दोनों का जो स्लोप है, जो स्लांटनेस है, वो ज्यादा होगी इसमें, है ना। यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होगा। इसको हम लिख देते हैं MKS, मार्केट सप्लाई कर्व, है ना, कुछ ऐसा लिख देते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व इज द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। हमने मान लिया दो ही प्रोड्यूसर्स हैं, तो दो प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व, दोनों को प्लस कर दिया मार्केट सप्लाई कर्व। सिंपल। चलो नाउ मूवमेंट। ये सिंपल सा टॉपिक याद है भाई? चलो इसको भी हम उसमें कर देते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। याद है कि नहीं है ये? जैसा कि हमने डिमांड में पढ़ा था सेम वैसा ही टॉपिक है बेटा, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बस क्या फिर से फर्क क्या हो गया? जो जो डिफरेंस है वो समझ लो। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, सारा कंसेप्ट सेम है। उसके अलावा देखो भी, पहले हम यहां पर करेंगे चेंज इन सप्लाई, फिर करेंगे बेटे चेंज इन सप्लाई, यहां कर देंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सिंपल सी बात है, है कि नहीं है? चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखो नाउ दिस इज माय सप्लाई कर्व, ये मेरा प्राइस ओरिजिनल और ये ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। इधर हम कौन सा केस ले रहे हैं कि प्राइस में चेंज नहीं होता, अगर प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हमने पढ़े, मान लो आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, है ना, मान लो गवर्नमेंट ने पॉलिसी में रिलैक्सेशन कर दिया, मान लो इनपुट्स आपके लिए सस्ते होने लग गए, जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े उनमें से किसी भी रीजन की वजह से अदर देन प्राइस आप सप्लाई बढ़ा दो अगर, तो आपका सप्लाई कर्व बेटा राइट में शिफ्ट कर जाएगा कि नहीं? तो दिस इज माय SS, दिस इज माय S1 सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक। और इधर सप्लाई कर्व अगर आपने किसी रीजन से सप्लाई कम कर दिया तो सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, S3 S। तो क्या हो रहा है यहां पर? ये जो है मेरा, दिस इज माय इंक्रीज इन सप्लाई। सिंपल टॉपिक है बेटा, जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि डिमांड में हम सेम बात पढ़ चुके हैं। इंक्रीज इन सप्लाई क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? प्राइस इज कांस्टेंट। यहां पर प्राइस क्या है मेरे बच्चों? है प्यारे प्यारे बच्चों, प्राइस क्या है बेटा? कांस्टेंट है। फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब हम कह सकते हैं सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सिंपल है। और यहां पर क्या देखने को मिलता है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व। क्या मिलता है बेटा? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व। बोले तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा इसमें क्या है? देखो ये मेरा सप्लाई कर्व, अब ये प्राइस है। अब यहां पर हम लॉ ऑफ सप्लाई की ही बात कर रहे हैं सिंपली, जो कि आपको आता है। यहां पर सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर्स मेरे बच्चों कांस्टेंट है। बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व के ऊपर मूव करेंगे, है ना। सिर्फ प्राइस चेंज होकर कम होगा तो सप्लाई कर्व में नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है
और दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है ना। क्या ये सारे पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हो आप? यहां पर क्या लिखोगे? प्राइस इज कांस्टेंट नहीं, यहां पर लिखेंगे अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट, लिख लोगे अपने आप? चलो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट, है ना। फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट, सिंपल। और इसमें हम क्या लिख रहे हैं? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व पे, है ना। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ठीक है जी। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट विच इज नोन एज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर फैक्टर्स हमारा ये मैं बता नहीं रहा कि प्राइस चेंज होगा, फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट, सिंपल। चलो वहां से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। ये क्या है? मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है जी। चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, प्राइस चेंज हो रहा है। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, समझ लिया। एक्सपेंशन क्या होता है? जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सप्लाई कर्व, पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई कम होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अदर फैक्टर्स में कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ये सब चीजें बेटा कांस्टेंट रहती है। हमने अलोंग वाली बात करी, जो हम सप्लाई कर्व के ऊपर ही मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं है। शिफ्ट की बात करते हैं जल्दी से। जब पूरा सप्लाई कर्व राइट और लेफ्ट में शिफ्ट होता है, कॉस्ट क्या? चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है उनमें चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा, एंटायर सप्लाई कर्व ही मेरा राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। किस इंक्रीज में बोले तो कर्व शिफ्ट वर्ड्स राइट, मोर सप्लाई एट ईच प्राइस। डिक्रीज कब होगा? सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेट सप्लाई एट ईच प्राइस। ओके, सप्लाई कम हो रहा है हर प्राइस पर, इस पर सप्लाई ज्यादा हो रहा है, सिंपल सी बात है। चलो, फैक्टर्स कॉजिंग शिफ्ट में क्या क्या आ सकता है? इनपुट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, जितने भी हमने बाकी फैक्टर्स पढ़े हैं ना अदर देन प्राइस, उनकी बात हो रही है, सारे आपको पता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि इनमें से अगर किसी में भी चेंज आएगा तो मेरा सप्लाई कर्व राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। याद हो गया? चलो अब बेटे इलास्टिसिटी की बात करते हैं, जल्दी से खींच के यही बताते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब अब डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये अच्छी बात सुन लो कि यहां पर हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे जनरली, मतलब उसमें तो इनकम भी था और भी था, इसमें प्राइस, आर, पॉइंट, ये दो तीन आएंगी बस, सिंपल सिंपल। इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ चेंज, लेकिन यहां पर बात हो रही है सप्लाई की, राइट। तो क्या बोल रहे हैं हम कि प्रोड्यूसर अपने सप्लाई में कितना चेंज करेगा जब प्राइस में चेंज होगा। मतलब हमने ये तो समझ लिया कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन अगर आप डायग्राम पे फोकस करो और मैं बोलूं कि ये मेरा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई है, मैं कह रहा हूं इतना प्राइस बढ़ा, लेकिन सप्लाई बढ़ाया प्रोड्यूसर ने, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ा पाया, थोड़ा सा ही बढ़ाया। यूं कह लो उसके पास समय नहीं था ज्यादा, तो टाइम पीरियड की वजह से हो सकता है ना, कि टाइम पीरियड शॉर्ट होने की वजह से वो ज्यादा नहीं बढ़ा पाया। या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारा प्राइस कम हो तो थोड़ा सा ही सप्लाई कम कर पाया, तो दिस विल बी सप्लाई कर्व। कैसे समझ आ रहे हो कैसे कैसे बनेंगे सारे? तो यहां पर क्या है, मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, जब कम होगा तो सब कुछ कम होगा, ज्यादा होगा तो सब कुछ ज्यादा होगा। क्या क्या कम है? सप्लाई में चेंज कम है, यानी डिग्री ऑफ चेंज इन सप्लाई कम है, यानी इलास्टिसिटी कम है। समझ गए? आंसर इलास्टिसिटी का लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है। जब कम है तो सब कुछ कम है, समझ गए मेरी बात? तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा? लेस देन 1 आएगा। कैसे आएगा? फॉर्मूला देख लेते हैं एक बारी। क्या फॉर्मूला है? यहां लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ये था फॉर्मूला। प्राइस में जितना चेंज आएगा, इस यहां पर देख लो जरा एक चीज छोटी सी, भाई प्राइस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में कम चेंज है, बोले तो डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो तो आंसर लेस देन 1 ही आता है, क्योंकि आंसर 0 पॉइंट से तो स्टार्ट होगा, तो इस केस में मेरा आंसर आएगा लेस देन 1, सिंपल। ऐसे ही बाकी सारे केसेस है बेटा, दिखाऊंगा अभी सारे। तो क्या करता है ये? इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, सिंपल, है ना। क्यों हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई। अगर हम इससे फॉर्मूला दूसरा वाला डिराइव करें बेटा, तो क्या होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए देखेंगे पहले ध्यान से, इंटू में पी बाय क्यू। डिमांड वाले से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एस भी लिख रहा हूं साथ में, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई की बात हो रही है। और क्या नेगेटिव साइन आएगा इसमें? जो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन की रेलेवेंस बताई थी, क्या वो आएगा? नहीं आएगा भाई। नेगेटिव साइन होता है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन सप्लाई में तो डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई के केस में तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ही नहीं है। मतलब रीजन क्या? कि या तो इन दोनों में नेगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा,
या तो दोनों ही अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों में नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे ही नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए इसमें नेगेटिव की कोई कहानी नहीं है। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, सिंपल। तो इस फॉर्मूला में अगर आप क्यू को देखेंगे तो क्वांटिटी ओरिजिनल वाली है, डेल्टा क्यू इज चेंज, पी इज ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, सिंपल है। चलो जैसे मान लो प्राइस बढ़ गया 2000 से 2100 रुपए, क्वांटिटी बढ़ गई 2500 से 3000, तो वैल्यूज डाल सकते हो बेटा, सिंपल है ना। देख दो, ये लो, देख लो यहाँ पर, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस हो गया मेरा 2000 से, सॉल्व आप खुद करोगे इसको, प्राइस हो गया 2000 से 2100, ये हो गया 2500 से 3000। मैं वैल्यूज बता दूं, ओरिजिनल पी है उसकी वैल्यू 2000 है, ओरिजिनल क्यू है यानी क्यू एस है वो है 2500, डेल्टा पी कितना है, प्राइस में कितना चेंज दिख रहा है 100 का, क्वांटिटी में कितना चेंज दिख रहा है 500 का, डिक्रीज इंक्रीज छोड़ो, चेंज देखो यहां पर सिर्फ, वैसे भी दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों बढ़ रहे होंगे, दोनों कम हो रहे होंगे, तो इसलिए माइनस साइन को इग्नोर करो। चारों वैल्यूज आ गई, ये लो फॉर्मूला इसमें पुट कर देना, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग खुद से ट्राई करना एक बारी, है ना। जो कैलकुलेटर वाला काम है वो तो खुद से कर ही सकते हो बेटा। चलो जी, इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आंसर निकाल दो, सिंपल है ना। अच्छा आंसर आ गया, जैसे जो भी आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो इलास्टिक होगा ज्यादा, 1 से कम आएगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, ये बात तो समझ आती है, क्योंकि फ्रैक्शन वाली स्टोरी बताई मैंने। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कम होगा तो यानी प्राइस के मुकाबले चेंज कम हो रहा है, तभी ऐसा होगा, है ना। तो यानी इलास्टिसिटी कम है, रिस्पॉन्सिवनेस कम है, डिग्री ऑफ चेंज इन सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर कम रिस्पॉन्स कर रहा है अगेंस्ट प्राइस, ये मतलब है। ठीक है जी, ये लो देखते हैं सारे केसेस बेटा, जल्दी जल्दी सारे केस देखेंगे फटाफट से। पहले परफेक्टली इनइलास्टिक, बोले तो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, प्राइस चेंज हो रहा है यहां पर सप्लाई उतने का उतना ही है, सप्लाई कर मेरी सीधी लाइन बनी हुई है, वर्टिकल लाइन है पूरी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन पे देख लो एक बारी, दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है बेटा, विजिबल है। नाउ तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या है, जीरो, जीरो कैसे आ गई, फॉर्मूला से कंपेयर करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज जीरो, चेंज हो ही नहीं रहा, डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज है, तो 0 पॉइंट समथिंग का आंसर जीरो, सिंपल है। तो क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज। अच्छा, पर रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी एज कंपेयर टू प्राइस, एज कंपेयर टू प्राइस जो है मेरी इलास्टिसिटी में कम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा लेट गया कर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी बेटा कम है, 1 से कम आएगा, यानी ये वाला चेंज ज्यादा है और डिमांड का चेंज कम है, इलास्टिसिटी कम है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी चेंज इज लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू द प्राइस। जो क्वांटिटी का चेंज है वो प्राइस के चेंज के मुकाबले कम है, जो मैंने भी केस बनाया था, ठीक है ना। ये डायग्राम हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो, दोनों सेम सेम से ही बन रहे हैं, ठीक है। इसमें वो वाला डायग्राम बनेगा बेटा, इसमें डायग्राम ये वाला बनेगा कि प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई में कम चेंज हो रहा है ना, ये ऐसे वाला, दिस इज द केस, यहां से समझ सकते हो, दिस इज द केस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, और यहां पर क्या है मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0। आगे यूनिटरी में क्या होगा, सेम सेम, कोई मतलब नहीं, यहां पर दोनों सेम है कि भैया जितना सप्लाई में चेंज है उतना ही मेरे प्राइस में भी चेंज हो रहा है, मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ हमने एग्जैक्ट सेम चेंज किया, क्वांटिटी चेंज इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्राइस। इलास्टिक का केस क्या है, अब ये उल्टा केस है, ये भी बना दो यहां पर, ये लो देखो कि भैया सेम ये था प्राइस, अब प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा बढ़ गया, ये लो, या प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी बहुत सारी कम होगी, अब मेरा क्वांटिटी सप्लाई कर वैसा बनेगा, लम लेटा सा बनेगा, लेटा हुआ सा। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि रिस्पॉन्स ज्यादा है, सप्लाई में चेंज ज्यादा है ना, या डिग्री ऑफ चेंज ज्यादा है, या इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं ज्यादा है, 1 से आंसर ज्यादा है, तो यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। जब ज्यादा होगा तो सब कुछ ज्यादा होगा, फ्लैटर स्लोप है, और उससे पहले क्या था, स्टीपर, है ना। परफेक्टली इलास्टिक में पूरा लेट गया कर, पूरा इतना ज्यादा हाईली रिस्पॉन्सिव है प्रोड्यूसर की सप्लाई की, जरा सा प्राइस में चेंज होता है, वो भी बहुत माइन्यूट सा, इतना छोटा सा कि दिख भी नहीं रहा चेंज, जरा से चेंज में वो रिस्पॉन्स कर देता है, तो मेरा सप्लाई कर पूरा का पूरा बेटा लेट गया। तो जब आप फ्रैक्शन लगाओगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, डिमांड में तो चेंज हो ही रहा है बहुत सारा, लेकिन जब ऐसी कोई फ्रैक्शन होती है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइट कैलकुलेशन होती है, नेवर एंडिंग सॉल्यूशन होता है इसका, इसलिए हम इसकी इलास्टिसिटी क्या लिखते हैं बेटा, इनफाइनाइट, क्योंकि इस तरह की फ्रैक्शन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, नेवर एंडिंग होता है, इसलिए सिंपल है। एनी क्वांटिटी सप्लाइड एट गिवन प्राइस, नन एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस पे, सिंपल। भाई एक इंपॉर्टेंट बात, इसको समझते हैं जरा, क्या बात हो रही है समझो, बड़ी काम की बात है ये। एक सप्लाई कर हमने बनाया ऐसा, देखो एक सिचुएशन है ये, आपके पास बड़ा सा पैराग्राफ दिया, मॉड्यूल का ही था वो, एक्सट्रैक्ट क्या है कि इसी सप्लाई कर्व को पहले वैसे देख लो, अगर मैं सप्लाई कर्व पर यहां से यहां तक इलास्टिसिटी देखूं तो आप स्लोप देख लो अलग है, मतलब फ्लैटर सा है। अच्छा, यही सप्लाई कर्व पे इलास्टिसिटी में अगर यहां से यहां तक देखूं
तो देख रहे हैं यहाँ पर तो स्टीपनेस ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों को निकाल के अगर अलग रख दूं तो पहले ऐसा कर्व दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ऊपर वाले को आप देखेंगे तो वो ऐसा दिख रहा है, कह सकते हैं। तो यानी यहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा दिख रही है, उधर इलास्टिसिटी कम दिख रही है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हर बिजनेस में एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि इनिशियली, ध्यान से देखेंगे क्या बताना चाह रहा हूं, कि इनिशियली किसी भी बिजनेस में अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आप सप्लाई ज्यादा बढ़ाते हो इनिशियली, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने होते हैं, मार्केट में अपनी जगह बनानी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। इनिशियली आपके इनपुट की कॉस्ट, सारी तरह की कॉस्ट भी आप बियर कर रहे होते हैं क्योंकि आप नए नए बिजनेस में आते हो, तो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है तो आप सप्लाई ज्यादा बढ़ाते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि प्राइस बढ़ने पर भी आपका सप्लाई उतना नहीं बढ़ता, यानी बाद में जाके इलास्टिसिटी कम हो जाती है। देखो प्राइस इतना बढ़ेगा, सप्लाई को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब बिजनेस एक पोजीशन अटेन कर लेता है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो वहां पर प्राइस ज्यादा बढ़ने पर आप मार्केट में, आपकी जगह ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ही सप्लाई बढ़ाते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि अब आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज नहीं करते अपने बिजनेस को सस्टेन करके रखने के लिए, है ना, थोड़ा सा सप्लाई बढ़ा देते हो। लेकिन इनिशियली आप ज्यादा एक्टिव होते हो, है ना, तो इनिशियली ज्यादा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ने पर भी आप सप्लाई बढ़ाते हो। एक बार रीड करेंगे उसको तो देखो क्या क्या लिखा है पर, देखते हैं एक बार जल्दी से, क्या क्या बेटा। इन सम केसेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल नॉट कांस्टेंट बट वेरीज ओवर द सप्लाई कर्व। इस फिगर के अंदर अगर हम देखें, शोज द केस ऑफ इंडस्ट्री विद द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फॉर लो लेवल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, फॉर्म रिस्पॉन्ड सब्सटेंशियली टू चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, आपने सप्लाई ज्यादा कर दिया। व्हेन देयर इज स्मॉल राइज, तो डिमांड, सप्लाई आपकी बढ़ गई Q1 से Q2, है ना। दिस रीजन फॉर्म एट आइडल कैपेसिटी एंड देयरफॉर व्हेन द प्राइस राइजेस दे रिस्पोंड बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई यूजिंग द आइडल कैपेसिटी। भाई बिजनेस शुरू हुआ है नया नया, तो आइडल कैपेसिटी ज्यादा है। वंस द फर्म रीचेस देयर फुल कैपेसिटी, अब यहां पर आके बिजनेस अपनी फुल कैपेसिटी पे आ चुका है, तो प्राइस ज्यादा भी बढ़ेगा तो भी वो सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा ही नहीं सकता। कुछ रीजन तो मैंने आपको बताया, ये वन ऑफ द रीजन है जो आपके मॉड्यूल में लिखा है कि आप बढ़ा ही नहीं सकता। आपकी मशीन की कैपेसिटी रीच हो गई है, वो जितने मैक्सिमम यूनिट बना सकती थी बना चुकी है। लेबर्स की कैपेसिटी रीच हो चुकी है, लेबर जितना घंटे काम कर सकते थे कर लिया है, अब कहां से बढ़ाओगे सप्लाई। तो इसलिए आफ्टर सर्टेन टाइम प्राइस ज्यादा बढ़ने पर भी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ता। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली बाय बिल्डिंग द न्यू प्लांट। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो आपको नया बिजनेस सेटअप एक्सपेंड करना पड़ेगा पूरा, तब आप सप्लाई बढ़ा पाओगे। मतलब नई प्लांट, नई मशीनरी, नया लेबर, सब कुछ एक्सपेंशन में लाना पड़ेगा बिजनेस को, है ना। टू दिस टू इंड्यूस फर्म्स टू इंक्रीज आउटपुट, फर्म मस्ट राइज सब्सटेंशियली P3 टू P4। तब ऐसा। नाउ इलास्टिसिटी कैन वेरी अलोंग द सप्लाई कर्व। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एक ही सप्लाई कर्व पे इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकती है। लिमिटेड कैपेसिटी इंडस्ट्रीज इनिशियली इलास्टिक होती है ना, और बाद में इनइलास्टिक हो जाती है। बाद में अगर उनको सप्लाई बढ़ाना है तो उनको नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई चीजें चाहिए ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ये इस टॉपिक का मतलब है। मेजरमेंट देखते हैं एक बार इलास्टिसिटी की जल्दी से, क्या है। भाई पॉइंट इलास्टिसिटी वाला टॉपिक याद है डिमांड में, वैसे ही सेम आपको सप्लाई वाला भी आ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात फिर से क्या होगी, डिफरेंस क्या होगा, और अच्छी बात समझ लो कि नेगेटिव का साइन नहीं होगा। फॉर्मूला वही है हमारा, dQ/dP इंटू P/Q। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो फिर से एक ही बार में समझ जाएंगे, क्या बताऊंगा मैं भी। जो नॉन मैथ्स वाले वो भी समझ जाएंगे, पर मैथ्स वाले उसका रीजन जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि उन्होंने डेरिवेशन करी हुई है। आपको दिया होगा क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन, जैसे लिखा है 50 + 2P। तो मैं बोल रहा हूं इससे dQ/dP निकालो। तो भैया मैथ्स वाले बच्चों, Q का फंक्शन है, P के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, 2 ही तो बचेगा। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए सिलेबस से बाहर वाली बात है, हालांकि उनके क्यू में होगा डेरिवेशन, लेकिन फिर भी हम यहां पर नहीं घुसाते ज्यादा डेरिवेशन को। तो भाई सीधी सी बात समझो, dQ/dP जो है वो आपका सीधा सीधा ये डायरेक्ट समझ लो, ऐसे आएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं देंगे वो आपको, कि क्वांटिटी सप्लाई के फंक्शन में जो भी वैल्यू आपके P से मल्टीप्लाई हो रही है, P से जो मल्टीप्लीकेशन में दी है वो आपका सीधा dQ/dP है। और P आपको दिया होगा, सपोज P दे दिया इन्होंने फिर से यहाँ पे 10, कि प्राइस 10 है, ये मेरा क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन है। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करो और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ। तो आप dQ/dP डाल सकते हो यहाँ पर 2, ये लो, और P कितना है क्वेश्चन में 10 है, Q कितना है तो 10 पुट कर दो, आ जाएगा, है ना। 10 to the 20, 20 + 50 = 70। चलो बस इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वॉट एवर, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट जिसके अंदर आपको dQ/dP आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो भी P से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। P होगा क्वेश्चन में दे रखा है आपको डायरेक्ट, Q क्या होगा, इस P को यहां पर पुट करो, Q आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, फॉर्मुला में डालो, आंसर निकाल लो, ये रहा फॉर्मुला, है ना। तो dQ/dP इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और वी कैन से स्लोप ऑफ द सप्लाई फंक्शन, ये भी पूछा जाता है। स्लोप ऑफ द सप्लाई फंक्शन दे देंगे और dQ/dP आपके ऑप्शन में आपको ढूंढना है। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको dP/dQ भी देंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए dP/dQ भी देंगे, ये नहीं होगा, ये होगा, dQ/dP विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो मेजर इलास्टिसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, और ये जनरली हम कब यूज करते हैं कि प्राइस का जो चेंज है वो बहुत छोटा है। सेम सेम सी लग रही है बातें, पुराने जन्म की बातें याद आ रही है? पुराना जन्म नहीं था भाई, अभी 2 क्लास पहले डिमांड पढ़ा था, उसमें था। डिमांड में भी हमने यही पढ़ा था कि जब बहुत छोटा सा चेंज होता है तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। समझ गए? तो स्लोप है पी हो गया प्राइस एट दैट पॉइंट, क्वांटिटी सप्लाइड एट दैट पॉइंट, सिंपल। चलो जी, सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा है -100 + 10p, पी दे दिया और आपको बोला इलास्टिसिटी निकालो। सारी वैल्यूज कर सकते हो भाई, पी भी दे दिया, फंक्शन भी दे दिया, खुद करना अपने आप। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? कमेंट में इसका सॉल्यूशन करके डाल देना, मैं देख लूंगा कितना पढ़ रहे हैं बच्चे। चलो खुद से कर लेंगे भाई। ये लो फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ये मत कहना सर कराया नहीं, बस स्किप कर दिया आपने, तो ऐसे ही कुछ पढ़ाते ही नहीं हूं, ऐसे मत बोलना भाई। तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, पढ़ा चुका हूं पीछे। ये लो जी, जो तरीका बताया पीछे वही तरीका सेम अप्लाई करना है। ये रहा आपका क्वांटिटी का फंक्शन, पी आपको दिया हुआ 15। ठीक है ना? खुद से ट्राई करना और मेरे को कमेंट में इसका सॉल्यूशन लिख के डाल देना, समझ जाऊं आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो। आर्क इलास्टिसिटी, ये याद है डिमांड में सेम। अब देखो मैंने कहा सेम सेम करके चैप्टर नहीं पढ़ गया, ऐसी देख रहे हो, ऐसे खत्म हो जाएगा भाई। सेम सेम जो डिमांड में पड़ा है भाई, ये फॉर्मूला भी सेम है, बस क्वांटिटी डिमांड की जगह क्वांटिटी सप्लाई टर्म यूज हो रही है। तो इस फॉर्मूला को मैं सिंपल करके लिख दूं आप लोगों के लिए। बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे मैंने यहां लिखा है, दिस इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, इंटू में हम करेंगे P2 + P1 अपॉन में Q2 + Q1, सिंपल। ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्यू निकालने के लिए आप Q2 - Q1 ही तो करोगे, और डेल्टा पी निकालने के लिए P2 - P1 करोगे। तो ये लिखे तो हैं दोनों, ये Q2 - Q1 लिखा हुआ है, ये P2 - P1 लिखा हुआ है। इन्हीं को मैंने डेल्टा क्यू और डेल्टा पी में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी दोनों को सेम लिखा हुआ है, सिंपल है। और एक याद दिला दूं क्यों लगता है, क्योंकि एक ही सप्लाई कर्व पे हमने किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे इलास्टिसिटी निकाली है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैंने बेटा यहां पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, बस। पूरे सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी नहीं निकाली मेरे को। सप्लाई कर्व, मेरे को इलास्टिसिटी चाहिए सिर्फ ए टू बी, ठीक है ना? ए पे एक प्राइस होगा, यहां पर एक क्वांटिटी होगी, 1 नाम दे दिया, प्राइस चेंज हो गया, P2 Q2 नाम दे दिया। दो प्राइस है, दो क्वांटिटी है, दोनों पुट करो, आंसर निकाल लो, सिंपल। तो देखो, मेजर दी एवरेज इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज, किसी रेंज पर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये मैंने बताया आपको। यूज्ड व्हेन प्राइस चेंज इज लार्ज, मतलब पॉइंट वाले से लार्ज है। पॉइंट वाले में तो इतना छोटा था कि ये नहीं लग सकता था, तो हमने वो लगाया पॉइंट इलास्टिसिटी dQ/dP, लेकिन यहां पर ज्यादा है तो आराम से मार्क इलास्टिसिटी लगा सकते हैं, ठीक है ना? इसको मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं। P1 Q1 ओरिजिनल प्राइस, P2 Q2 न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी, सिंपल। ये लो जी, क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व कर लेना इसको। P1 12 है, Q1 20 है, P2 15 है, Q2 50 है, सॉरी। सॉल्व कर लोगे? डाल देना इसका आंसर भी कमेंट में बढ़िया से। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ वेलोसिटी है कुछ काम का टॉपिक, अब आया मजेदार। अब थोड़ा सा अलग चेंज होगा, अभी तो डिमांड से मिलता मिलता जुलता चल रहा था भाई। सुनो, डिमांड में भी हमने दो बातें पढ़ी थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे भी हमने दो बातें पढ़ी हैं अभी। एक हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई स्टार्टिंग में, दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोले तो कि प्रोड्यूसर को कब प्राइस से ज्यादा फर्क पड़ेगा और कब उसको प्राइस से कम फर्क पड़ेगा। कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से उसको प्राइस से ज्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब वो ज्यादा चेंज कर पाएगा अपना सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, या वो कम चेंज कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। बात समझ गए? तो देखते हैं जरा। पहला, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होती जाएगी, कह सकते हैं कि नहीं? अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ेगा अगर, तो प्राइस बढ़ने से भी उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने प्राइस के चेंज होने की वजह से भी उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी कम ही रहेगी, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा है, राइट? तो इफ द आउटपुट इंक्रीजेस, कॉस्ट टू इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसर्स आर लेस विलिंग टू इंक्रीज द सप्लाई, नहीं कर पाएंगे इंक्रीज। टाइम पीरियड मैंने आपसे बात करी थी, जितना आपके पास टाइम ज्यादा होगा उतना आप सप्लाई को प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास समय होगा रिसोर्सेज अरेंज करने का, लेबर अरेंज करने का, मटेरियल अरेंज करने का, मशीन अरेंज करने का, सारे रिसोर्स अरेंज करने का आपके पास समय होगा अगर, तो आप प्राइस के मुकाबले जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकते हो और फटाफट सेम तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो। लेकिन टाइम ही नहीं है, अभी प्राइस बढ़ा क्या शाम तक सप्लाई बढ़ा दोगे? नहीं, एकदम से सारी चीजें अरेंज नहीं हो पाएंगी। तो जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाओगे प्राइस पे। जितना टाइम पीरियड कम होगा आपका रिस्पॉन्स कम होगा, सिंपल। तो लॉन्गर टाइम पीरियड में मोर इलास्टिक, इन शॉर्ट रन सप्लाई इज लेस फ्लेक्सिबल, इन लॉन्ग रन फर्म्स कैन एडजस्ट कैपेसिटी। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंपटीशन से आपकी इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स और कंपटीशन होंगे उतना आप प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज करोगे, समझ रहे हो? आपका कंपटीटर बैठा है मार्केट में, प्राइस बढ़ गया तो आप क्या कोशिश करोगे? भाई मैं जल्दी से ज्यादा सेल करूं, मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पहुंचना चाहिए कंज्यूमर के पास। तो जब आपका कंपटीशन ज्यादा होगा ना बेटा, तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे
और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे, है ना। जब आपका प्राइस बढ़ा, कॉम्पिटिटर बैठा है मार्केट में, तो आप क्या कोशिश करोगे कि उससे ज्यादा हो जाए मेरा सप्लाई, मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए मार्केट में, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो प्राइस के अगेंस्ट, तो दैट मींस आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। वहीं अगर मान लो कंपटीशन ही नहीं है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ता है तो बढ़ता रहे, हम बढ़ाएंगे नहीं सप्लाई, क्योंकि आपका कोई कंपटीटर तो है नहीं, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग द मोर सप्लाई, राइट। तो आप सप्लाई उतना ही रखोगे। गेटिंग द पॉइंट? क्या समझ आया कि इजी एंट्री इन कंपटीशन से रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ता है, ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है प्रोड्यूसर। जब प्राइस बढ़ता है और कंपटीशन ज्यादा होता है तो यू रिस्पॉन्ड मोर, ठीक है। चलो जी, स्पेयर कैपेसिटी। अब आपके पास कितना स्पेयर्ड है, जैसे मान लो आपकी मशीन 10 घंटे चल सकती है, आप चलाते हैं इसको 7 घंटे, तो 3 घंटे बचा के चलते हो, स्पेयर कैपेसिटी। लेबर आपका 5 घंटे काम कर सकता है, उससे काम ही 3 घंटे करा रहे हो, 2 घंटे स्पेयर है। तो जितना ज्यादा आपके पास स्पेयर कैपेसिटी होगी, उतना प्राइस के इंक्रीज पे आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। पर कैपेसिटी रीच हो गई, वही वाला टॉपिक है, अब कैपेसिटी रीच हो गई है तो प्राइस बढ़ने पे भी आप ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मशीन्स की, लेबर्स की कैपेसिटी रीच हो चुकी है, पूरी फुल कैपेसिटी हो चुकी है यूटिलाइज। अब कितना सप्लाई बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, राइट। क्या समझ आई बात? मोर स्पेयर कैपेसिटी लीड्स टू मोर इलास्टिक सप्लाई। इफ द फर्म हैव आइडल कैपेसिटी दे कैन इंक्रीज द आउटपुट विदाउट मच कॉस्ट राइज, कर सकते हैं इजिली। सिमिलरली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, आप जो भी प्रोडक्शन करते हो उसके लिए आपका इनपुट लगता है, अब वो इनपुट कितना इजीली अवेलेबल है। सपोज आप भी उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं भी उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को उसका इनपुट बड़ा आराम से मिल जाता है, इजीली मेरे घर के पास अवेलेबल है। आपको उस इनपुट को लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अप्रूवल लेने पड़ते हैं, इधर उधर परमिशन लेनी पड़ती है, जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाती है, दिस एंड दैट, बहुत कुछ होता है। तो इसकी वजह से आपको इनपुट आपकी फैक्ट्री तक लाना मुश्किल है, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप सप्लाई जल्दी से नहीं बढ़ा पाओगे प्राइस बढ़ने पर। मैं बढ़ा लूंगा क्योंकि मेरे को इनपुट इजीली अवेलेबल मिलता है। तो यानी कि हाउ इनपुट इज अवेलेबल, कितना इजीली अवेलेबल है, उससे भी मेरी इलास्टिसिटी इफेक्ट होगी। अगर इनपुट इजीली अवेलेबल है तो मेरी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी, इनपुट इजीली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी। सिंपल। चलो देखते, इजीली अवेलेबल इनपुट मोर इलास्टिक, चीप एंड इजीली एक्सेसिबल रॉ मटेरियल मेक सप्लाई मोर रिस्पॉन्सिव। और वहीं अगर मुश्किल से मिलेगा, महंगा मिलेगा, तो सप्लाई में इलास्टिसिटी नहीं होगी, है ना, कम इलास्टिक, यानी नहीं कर पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे आप सप्लाई एज कंपेयर टू प्राइस। सिंपल है कि नहीं है? स्टॉक्स और इन्वेंट्री, जितने ज्यादा स्टॉक होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिक। भाई आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, प्राइस बढ़ गया, ये लो जी सप्लाई बढ़ा दिया, रखा हुआ था ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो आपके पास जितना स्टॉक रखा होगा उतना आप ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाओगे प्राइस से। स्टॉक नहीं है, नहीं कर पाओगे, बनाना पड़ेगा, पहले स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या समझ आई बात कि हायर स्टॉक होगा तो मोर इलास्टिक, यानी कि फर्म विद द लार्ज इन्वेंट्रीज कैन क्विकली इंक्रीज द सप्लाई। जिन फर्म्स की इन्वेंट्री ज्यादा होती है वो सप्लाई ज्यादा क्विकली इंक्रीज कर सकती है, ठीक है जी। नाउ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन एंड मोबिलिटी, इजिली सब्स्टिट्यूशन और मोबिलिटी से ज्यादा इलास्टिक होगा, समझ रहे हो। आपके फैक्टर जितना इजिली इधर से उधर मूव कर सकते हैं, आप लेबर्स जैसे आपको बढ़ाने हैं तो इजिली आप ला सकते हो अपनी दूसरी जगह से, इधर आपके फैक्टर मूव कर सकते हैं, तो आप इसलिए सप्लाई बढ़ा लोगे। मतलब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप जितना इजीली अरेंज कर सकते हो, इजीली इधर से उधर मूव कर सकते हो, तो आपके रिसोर्सेज इजीली इधर से उधर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 प्रोडक्ट बनाते हो, ए और बी, जो सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं करी थी, प्रोडक्ट बी का प्राइस बढ़ गया तो आपको अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना है यहाँ पर शिफ्ट तब कर पाओगे जब वो शिफ्ट करने वाले होंगे, यानी मूवेबल होंगे, शिफ्ट करना ईजी होगा, तभी तो। शिफ्ट कर ही नहीं सकते तो आप सप्लाई बढ़ाओगे कैसे? आप अपने रिसोर्सेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शिफ्ट ही नहीं कर सकते उस पर, तो कैसे बढ़ाओगे प्रोडक्शन? नहीं कर पाओगे, राइट। तो जितना इजीली होगा शिफ्ट करना, उतना आपकी सप्लाई में रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। पर जितना ये शिफ्ट करना, मोबिलिटी कम होगी, उतना इलास्टिसिटी कम होगी, कम रिस्पॉन्स कर पाओगे, राइट। तो इजीली सब्स्टिट्यूटेबल और मोबिलिटी में ज्यादा इलास्टिक होगा। इफ रिसोर्सेज कैन इजीली बी शिफ्टेड, सप्लाई रिस्पॉन्स फास्टर, और अगर इजीली शिफ्ट नहीं हो सकते तो सप्लाई रिस्पॉन्स स्लोअर, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, आज प्राइस चेंज नहीं हो रहा, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आपकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी। अगर आज प्राइस चेंज होने पर भी आपकी उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, आपके सप्लाई बढ़ा दोगे नहीं, आपको पता है कि फ्यूचर में भी और प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज आपके थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पर भी सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, बोले तो इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में अच्छा खासा इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो इफ सेलर एक्सपेक्ट्स हायर प्राइस लेटर, दे मे विद होल्ड द सप्लाई नाउ। हायर प्राइस देख रहे हो, वो ज्यादा प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो आज जो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा, आज अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो उस पर वो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, उनकी सप्लाई में इलास्टिसिटी कम होगी, समझ गए। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, मुश्किल होती है, बड़े मुश्किलों से प्रोड्यूस करना पड़ता है, इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी आपकी सप्लाई में इलास्टिसिटी कम होगी, है ना,
क्योंकि प्राइस बढ़ा, अब प्रोडक्शन करने के लिए बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो आप यानी इतना जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे प्राइस के अगेंस्ट, है ना। मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं इजिली मशीन ऑन करता हूं, उसमें इनपुट डालता हूं, आउटपुट निकाल के भेज देता हूं, तो मेरा इजी है। तो मेरा इजी है तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं जल्दी से सप्लाई बढ़ा लूंगा, फटाफट मैच कर लूंगा प्राइस के हिसाब से सप्लाई। आपका सप्लाई का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपको उस प्रोडक्ट को, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में समय लगेगा, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसकी वजह से आप प्राइस के हिसाब से अपना सप्लाई मैच नहीं कर पाओगे। मैं कर लूंगा मैच, क्योंकि मेरे लिए इजी है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इलास्टिसिटी कम होगी। एयरक्राफ्ट है जैसे लेस इलास्टिक है, बाइक्स ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू एयरक्राफ्ट। आपके एयरक्राफ्ट प्राइस बढ़ती फटाफट एयरक्राफ्ट बन जाता नहीं भाई, बनाना मुश्किल है, समय लगता है, टेक्निक्स लगते हैं, एक्सपर्ट्स लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। तो कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई नहीं बढ़ पाता इजिली, मुश्किल होता है, समझ गए। यानी जब कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रोडक्शन में तो इलास्टिसिटी कम होगी। बात समझ आ गई भाई, बढ़िया से, सिंपल। लो जी, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पर। सप्लाई तो हमने पढ़ लिया, अब हम डिमांड से अगर कंपेयर करें, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं। सिंपल, इसका एक्सप्लेनेशन आपका चैप्टर 4 में बढ़िया से आने वाला है। अब यहां पर तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं क्या, कि देखो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दो चीजें होती हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, मान लो ये अलग अलग प्राइसेस पे चेंज हो रहा है। अब डिमांड का हमने रिलेशन पढ़ा है कि डिमांड कम होगी प्राइस बढ़ने पर और सप्लाई बढ़ेगा। तो कौन सा प्राइस ऐसा होगा जहां पर दोनों सेटिस्फाइड होंगे, कौन दोनों, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जहां पर दोनों को मजा आ जाए। क्योंकि अगर कंज्यूमर ले नहीं रहा, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं है। डिमांड कम है और प्रोड्यूसर बेचे जा रहे हैं, या डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूसर अवेलेबल ही नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट को, तो भी इस प्राइस पे फायदा नहीं है। तो हमें एक ऐसा प्राइस चाहिए जहां पर मार्केट की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, ताकि एक ऐसा प्राइस मिल जाए जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हैप्पी हो जाए और विन विन सिचुएशन, और दोनों खुशी खुशी घर जा सके, है ना। तो भाई देखो सिंपल सी बात, ये प्राइस मेरा यहाँ पर घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है एज पर लॉ ऑफ डिमांड, और प्राइस घटने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है क्योंकि एज पर लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो 6 और 31 यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को, डाउनवर्ड। बोले तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, अभी नीचे लाना पड़ेगा, है ना, ताकि मेरा ये जो है थोड़ा सा गिरे और ये थोड़ा सा बढ़े। समझ रहे हो मेरी बात। डिमांड 6 है, सिंपल लिख रहा हूं, और सप्लाई है मेरी 31। मेरे को डिमांड को क्या करना है, बढ़ाना चाहिए, और सप्लाई को गिराना है। तो सप्लाई गिराना है तो प्राइस गिराना पड़ेगा, और डिमांड बढ़ाना है तो भी हम कह सकते हैं कि प्राइस गिराना पड़ेगा, तो प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा। यहां पर आ गए, अभी भी और गिराना पड़ेगा, 12-25 आ गया, 6-31 से हो गया 12-25। तो भाई अभी भी इक्वल करने के लिए इसको और बढ़ाना है, इसको और गिराना है, तब जाके इक्वल होंगे। तो प्राइस को भी और गिराना पड़ेगा। ये लो जी, गिर के भी हो गए इक्वल, 19-19 अभी बराबर हो गए, दिस इज स्टेबल, है ना। और यहां पर क्या, आप देखो अगर सिचुएशन हो जाए उल्टी, यानी ये 25 हो जाए और ये 12 हो जाए, डिमांड और सप्लाई, तो अब मैं क्या कहूंगा, मुझे प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये नीचे आ जाए और ये ऊपर है। मतलब अगर सिचुएशन ये चल रही है कि डिमांड 25 की है और सप्लाई 12 है, तो मैं क्या कहूंगा प्राइस के लिए कि भैया प्राइस को क्या करो, प्राइस बढ़ाओ ताकि डिमांड कम हो सके, और प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई भी बढ़ाओ, और एक ऐसी सिचुएशन लेके आओ जहां पर दोनों इक्वल हो जाए। सिमिलरली यहां पर भी वही बात है, 31 और 6 वाली, यहां पर मेरे को अपवर्ड करना पड़ेगा। तो यहां आपको दिखा क्या था, एक्सेस सप्लाई था, यहां पर भी एक्सेस है, यहां पर इक्विलिब्रियम है। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बिकम्स इक्वल, एंड द प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बिकम्स इक्वल, दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। का पूरा डिटेल आएगा आगे, डोंट वरी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, आल्सो कॉल्ड, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम प्राइस को हम और क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट क्लियरिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी जानते हैं, भूलना नहीं है। डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यहां पर डिमांड सप्लाई कर्व दोनों मिक्स करते हैं, मर्ज करते हैं आपस में, उसको बोला जाता है, ठीक है ना। देख लो एक बार, ये लो भाई, ये हमने अलग से पढ़ा डिमांड, ये हमने अलग से पढ़ा सप्लाई, जहां दोनों मिल गए वहां पर हो गया इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बोथ, ठीक है ना। यहां पर हमने प्राइस लिया है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों लिए, ठीक है जी। दिस इज मेरा एस सप्लाई कर्व, दिस इज माय डी बोले तो डिमांड कर्व, सारी लेवलिंग भी कर दी आपके लिए। तो एक्सेस सप्लाई क्या होगा, सरप्लस वाला, प्राइस कम होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, पीछे बता चुका हूं। एक्सेस डिमांड मतलब शॉर्टेज, प्राइस बढ़ाया जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो जब भी हमारे पास शॉर्टेज होती है, यानी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तो हम प्राइस को बढ़ा के इस चीज को ठीक करते हैं, क्योंकि प्राइस जब बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी, है ना, और सप्लाई बढ़ेगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो एक्सेस सप्लाई है डिमांड कम है, तो भैया प्राइस को गिराओ ताकि ये इंक्रीज करे और ये डिक्रीज करे, ताकि दोनों एक जगह इक्वल हो जाए और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। सिंपल बात समझ आ गई। लो जी, अब आता है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। अब सुनो, जब वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है ना, तो उस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर एक और चीज होती है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो क्या था,
प्राइस विलिंग टू पे और एक्चुअल पे। मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं, है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सेम बिहेवियर है उसका, इस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम डिमांड कर्व के इक्वल मानते हैं। तो अब हम डिमांड कर्व ही बना रहे हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं जरा, ये मेरा डिमांड कर्व है, दिस इज माय सप्लाई कर्व, ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो बेटा ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है ये हम पढ़ चुके हैं, दिस इज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। अब ऐसे ही जो नीचे वाला ट्रायंगल बनता है, मतलब कि सप्लाई कर्व के ऊपर और प्राइस के नीचे, यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा होता है। समझ गए इस पॉइंट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है मेरे, मार्केट में होने वाले टोटल सरप्लस और मार्केट एफिशिएंसी अचीव होती है। टॉपिक क्या है आपका, कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस पर डील होता है, यानी जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमें मार्केट इक्विलिब्रियम या सोशल एफिशिएंसी अचीव हो जाती है, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों खुश हो जाते हैं। इसलिए देखते हैं, सोशल एफिशिएंसी इज नेट गेन टू द सोसाइटी फ्रॉम मार्केट एक्सचेंजेस। जो नेट गेन होता है सोसाइटी को, नेट गेन मतलब वही कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी। कंप्राइजेस कंज्यूमर सरप्लस बेनिफिट टू द कंज्यूमर, प्राइस विलिंग टू पे, एक्चुअल पे। और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी होता है एक्चुअल प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस विलिंग टू एक्सेप्ट। ऐसे प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है कि भैया कितना प्राइस वो एक्चुअल और मिनिमम उसको कितना मिल रहा है। समझ मेरी बात, उसका जो डिफरेंस है वो प्रोड्यूसर का सरप्लस होता है। डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर एंड द मिनिमम प्राइस दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है। भाई एक बात समझो ना, एक प्रोड्यूसर को बनाने की कॉस्ट 10 रुपए लग रही है, तो मिनिमम वो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ही ना, उसको मिल रहा है 12, तो हो गया फायदा 2 रुपए का, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ग्राफिकली हमने देख लिया, एरिया अबव द सप्लाई कर्व और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ये आगे आएगा भी दोबारा से, देखो ये एट इक्विलिब्रियम QD QS के इक्वल है, सोशल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड है। जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बेटा इस पॉइंट की, तो यहां पर हमारी सोशल एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमाइज्ड है ना। सोशल एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नीचे वाला ट्रायंगल प्रोड्यूसर सरप्लस है, ऊपर वाला ट्रायंगल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। आर मैक्सिमाइज, देखो ना, अगर मैं इस पॉइंट के अलावा कहीं पर भी जाऊं, मान लो ऊपर आ जाता हूं, तो देखो कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल छोटा हो गया। भले ही हम कह सकते हैं शायद प्रोड्यूसर का बड़ा हो रहा हो, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस का तो ट्रायंगल छोटा हो गया, यानी कंज्यूमर को लॉस, प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, जो मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट अकेला ऐसा है जहां पर दोनों के दोनों मैक्सिमाइज्ड है, इक्वल है और मैक्सिमाइज्ड है। कौन कौन, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना। तो टोटल वेलफेयर क्या हुआ, टोटल वेलफेयर हुआ जो दोनों का टोटल है ना। तो टोटल वेलफेयर बोले तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जहां पर हाईएस्ट है दोनों मिला के, दैट इज टोटल वेलफेयर। और कोई डेड वेट लॉस नहीं है, यानी कि इस डेड वेट लॉस भी थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा बता देता हूं ये लो, कि जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैं जानबूझ के ज्वाइन कर रहा हूं यहां पर दिखाने के लिए, दिस इज माय प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस, है ना। अब अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं थोड़ा सा भी, तो ये जो लॉस होगा, लॉस दिख रहा है यहां पर, दिखाता हूं, देखो ये ट्रायंगल में लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, दोनों के अंदर सरप्लस में लॉस हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर मैं इधर उधर कहीं भी जाऊंगा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होगा। तो वो जो लॉस होगा ना बेटा, इसी को हमने नाम दिया है डेड वेट लॉस। दैट इज सिंपली वी कैन से लॉस इन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना। यानी कोई भी वेस्टेज जो होगी सरप्लस की, वेस्टेज ऑफ सरप्लस बोलो या लॉस इन सरप्लस बोलो, एक ही बात है। तो सरप्लस में जो भी नुकसान होगा, दैट इज नोन एज मेरे बच्चों डेड वेट लॉस। कहानी समझ आ गई? हाँ जी सर, ये वाली कहानी भी समझ आ गई। तो भाई ये लो, चैप्टर नंबर 2 का भी कर दिया दी एंड। चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3 था सप्लाई, इसका भी बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से हम लोगों ने निपटारा कर दिया, तैयारी कर दी जोरों शोरों से, और भाई फोड़ देंगे एग्जाम में, है ना। यही तो चल रहा है अपना, तैयारी करेंगे, पूरी रिवीजन करेंगे, एग्जाम में फोड़ के आएंगे, है कि नहीं भाई। कमेंट करके जरूर बताना चैप्टर मजेदार लगा, समझ आया कि नहीं आया। तो भाई जानदार, शानदार और जबरदस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, सी यू, टाटा।